फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल नर्सिंग एग्जाम्स मेड सिंपल में। हम आ चुके हैं चैप्टर 2 पे। याद है ना मैं कौन हूँ? मैं हूँ चंचल शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर एंड वीएमएमसी इन सफदरजंग हॉस्पिटल। ठीक है, तो हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है? आपने कभी नर्सिंग स्कूल में, नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग प्रोसेसेस बनाए हैं? बनाए तो बहुत सारे होंगे। जब भी हम नर्सिंग केयर प्लान्स या फिर रिपोर्ट लिखते थे या प्रोजेक्ट कुछ बनाते थे तो हम उसमें नर्सिंग प्रोसेस पेशेंट का ज़रूर बनाते थे। इसमें हमारे क्या आते हैं? 5 स्टेप्स आते हैं। कितने स्टेप्स आते हैं? 5 आते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है? असेसमेंट आता है। फर्स्ट असेसमेंट है। देन हम क्या करते हैं? हम एक नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं असेसमेंट के बेस पे। थर्ड, हम फिर उसका एक एक्सपेक्टेड आउटकम बनाते हैं कि हमें क्या चाहिए। फोर्थ, हम उसमें क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशंस डालते हैं कि हम उसमें पेशेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि हमने जितनी इंटरवेंशन बनाई है उसमें से हमने कितना किया है। फाइनली हम उसका जो एक्सपेक्टेड आउटकम होता है उसका लास्ट में एवोल्यूशन करते हैं कि हमने जो एक्सपेक्टेड आउटकम बनाया था क्या हमें वैसा कुछ मिला या नहीं मिला है। ठीक है, तो ये होता है नर्सिंग प्रोसेस, जिसमें फर्स्ट हमारा हम बात करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है असेसमेंट या फिर एनालिसिस। असेसमेंट में हम क्या करते हैं? असेसमेंट में हम क्या करते हैं? हमने यहाँ पे डाटा कलेक्ट करना है। जो डाटा है वो दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है ऑब्जेक्टिव, एक हो सकता है सब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव डाटा होता है वो मेजरेबल होता है, जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आपने पेशेंट को फीवर लिया, आपने टेम्परेचर लिया कि 98.6 है पेशेंट का टेम्परेचर। तो जो ये टेम्परेचर है ये उसका क्या है? ऑब्जेक्टिव डाटा है। आपने देखा कि पेशेंट जो है जॉन्डिस है, वो आपने खुद ऑब्जर्व किया। पेशेंट की जो स्किन है वो येलोइश है, पेशेंट वार्म है। ये सब कुछ क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव डाटा है। सब्जेक्टिव डाटा के अंदर क्या आता है? फीलिंग और सेंसेशन आते हैं, सिम्टम्स जो पेशेंट हमें खुद बताता है। ठीक है, पेशेंट हमें खुद बताएगा। जैसे कि आपने असेसमेंट किया कि पेशेंट को फीवर है, आपने टेम्परेचर चेक किया, वो 98.6 था। पेशेंट ने बताया कि उसको हल्की ठंड लग रही है। उसको ठंड लग रही है और उसको फीवर जैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएंगे? हमारे ये सब्जेक्टिव के अंदर आ जाएंगे। अब जो हमारा डाटा है वो हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट हमारे पास जो प्राइमरी सोर्स होता है वो हमारा क्लाइंट होता है। क्लाइंट हमें खुद बताता है कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। सेकेंडरी सोर्स जो हमारा होता है वो उसके फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ केयर टीम मेंबर्स है, उसके रिकॉर्ड्स हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स है, टेक्स्ट बुक है, उस पेशेंट की फ़ाइल है। सब कुछ हमें ये जो सारा जो डाटा मिलता है ये हमें कौन बताता है? ये हमारा सेकेंडरी सोर्सेज हो जाता है। आगे मूव ऑन करते हैं। आगे क्या है हमारे पास? मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। अब हम डाटा कलेक्शन करेंगे कैसे? हम इंटरव्यू से कर सकते हैं, ऑब्जर्व करके कर सकते हैं। नॉन वर्बल क्ल्यूज़ को ऑब्जर्व कैसे करना है? जैसे तुमने उसके फेस पे देखा कि फेस पे पेशेंट को एंग्जाइटी फील हो रही है, तुमने उसे देखा पेशेंट को बहुत पर्सपरेशन हो रहा है, तो ये सारा क्या है? ऑब्जर्वेशन है। इंटरव्यू में तुमने उससे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है? उसने बोला मुझे बहुत फीवर जैसा लग रहा है, तो ये इंटरव्यू हो सकता है। या फिर आप कोई भी फिजिकल असेसमेंट कर सकते हो। आपने जैसे फिजिकल असेसमेंट किया ऑब्जर्व करके या फिर पैल्पेट करके, ऑस्कल्टेट करके, परकशन करके, आपने पेशेंट को छू के देखा कि हाँ पेशेंट वार्म है, तो ये क्या हो गया? ये मेथड्स हो गए डाटा कलेक्शन के। इसके बाद आप इन सारे मैथड, आपने जो डाटा कलेक्ट किया है आप उसको मैनेज करोगे, स्क्रीन ऑर्गेनाइज करोगे, सब कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिले उसे एक साइड में लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, वो आता है नर्सिंग डायग्नोसिस का। अब आप एक जो है अब आप जो है एक नर्सिंग डायग्नोसिस बना लोगे, जिसमें आप पेशेंट की प्रॉब्लम है उसको लिखोगे। ठीक है, क्या बना लोगे? नर्सिंग डायग्नोसिस। जैसे पेशेंट को फीवर आया तो हम इसमें क्या लिखेंगे? हाइपरथर्मिया लिखेंगे। हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू में जो भी आपको लगता है रिलेटेड टू, एंड देन एज एविडेंस्ड बाय। दो चीज़ें आती हैं हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस के स्टेटमेंट में। आपको हाइपरथर्मिया लगा, रिलेटेड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, एज एविडेंस्ड बाय टेम्परेचर कितना है? 90। नॉर्मल टेम्परेचर 98.7 है, लेकिन अगर आपको हाइपरथर्मिया लग रहा है तो पेशेंट का टेम्परेचर क्या ज़्यादा होगा, जैसे 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, टैकीकार्डिया है, पर्सपिरेशन है। आप ये सब किस में लिखोगे? एज एविडेंस्ड बाय में लिखोगे। ठीक है, तो ये आपका नर्सिंग डायग्नोसिस बन गया है। उसके बाद आप क्या करोगे? अब आपने प्लानिंग करोगे। ठीक है, प्लानिंग करते हैं हम। प्लानिंग के अंदर हमारे जो आते हैं वो नर्सिंग इंटरवेंशंस आते हैं। नेक्स्ट कॉलम जो है हमारा वो इम्प्लीमेंटेशन का होगा। इम्प्लीमेंटेशन में हमें क्या याद रखना है? मेन कि हमने जो भी इंटरवेंशंस बनाए उसमें से हमने कितनी चीज़ें करी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वाइटल साइंस चेक कर लिया। हम वहाँ वाइटल्स रिकॉर्ड कर देंगे। पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो 101 है, टकीकार्डिया है, उसकी जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा है, 110 है। और उसके बाद पेशेंट जो है पर्सपायर्ड, पर्सपिरेशन प्रेजेंट लिख देंगे।
और ये सारा हमारा वाइटल साइंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने पेशेंट्स के क्लोथिंग जो है वो लूज़ कर दिए हैं, हमने वार्म ब्लैंकेट प्रोवाइड करा है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स प्रोवाइड करे हैं पेशेंट को, हमने उसे इंजेक्टेबल में पैरासीटामोल दिया है इंजेक्शन 1 ग्राम IV और वट एवर द डोज। ठीक है, ये सब हम उसे प्रोवाइड करते हैं, हमारे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आएगा। आफ्टर 1 और 2 आवर्स हम उसका जो एवोल्यूशन करके देखते हैं। हमारा जो फिफ्थ स्टेप है वो आउटकम होना चाहिए। हम जब भी एक्सपेक्टेड आउटकम बनाते हैं ना, वो हमेशा अचीवेबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए कि हम उसको अचीव कर सकें कुछ भी डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम के बाद। जैसे कि अगर हमने हाइपोथर्मिया का डायग्नोसिस बनाया था, तो उसमें हमें एवोल्यूशन में हम क्या बनाएंगे कि 1 या 2 घंटे बाद पेशेंट का टेम्परेचर है वो नॉर्मल आ चुका है, 97.4 है, पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज़ हो चुकी है, पेशेंट अब परस्पायर नहीं कर रहा है, पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर अब इतना वार्म नहीं है, पेशेंट इज़ नॉट वार्म टू टच। तो ये सारा हमारा क्या आ जाएगा, एवोल्यूशन के अंदर आ जाएगा। सबसे पहले आप जब नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हो या पेशेंट आपको अपनी कंडीशंस के बारे में बताता है, तो आपको ये देखना है आप कौन सी कंडीशन को प्रायोरिटाइज़ करते हो। तो ये चीज़ आप कैसे करोगे, आप जो प्रायोरिटी बनाते हो, आप जो प्रायोरिटी बनाओगे वो किस पे बनाओगे, मैस्लो हायरार्की और नीड्स के अकॉर्डिंग बनाओगे। मैस्लो ने जो हायरार्की ऑफ नीड्स जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, मैस्लो ने जो नीड्स हमें प्रोवाइड करी थी बेसिक नीड्स से लेके हायर स्टैंडर्ड तक, हम उन सारी नीड्स को क्या करेंगे, हम उन सारी नीड्स को क्या करेंगे, वो करेंगे, क्लासीफाई करेंगे और उनमें देखेंगे कि हम कौन सी नीड को प्रायोरिटी देते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट को फीवर है, लेकिन फीवर के साथ अगर उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी है, तो हम ब्रीदिंग प्रॉब्लम को प्रायोरिटी पहले देंगे एज़ कम्पेयर टू फीवर। ठीक है, तो ये ऐसे आप अपना नर्सिंग प्रोसेस बनाओगे। एवोल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया है कि हम इसमें क्या करेंगे, हम क्लाइंट के रिस्पॉन्सेज को देखेंगे, हम ये देखेंगे, हम कंपेयर करेंगे हमारा एक्चुअल आउटकम क्या है और हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है। हम ये देखेंगे हमने सारे स्टेप्स अपने रीच कर लिए हैं, फिर प्रीवियस स्टेप्स में कुछ है जो हमें वापस से रिपीट करना है। अगर हमें अपना एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं मिला है, तो हमें अपने इंप्लीमेंटेशन के जो स्टेप्स होते हैं उन्हें रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास है क्वालिटी हेल्थ केयर। जो क्वालिटी हेल्थ केयर है वो इंपॉर्टेंट है, वैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपने ऐसा देखा होगा कि कभी कभी हॉस्पिटल जो है ना वो एक्रेडिटेड होते हैं। जैसे कि NABH का एक्रेडिशन होता है, आपने देखा होगा। NABH की फुल फॉर्म क्या है, ये है नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड ऑफ फॉर द हेल्थ एंड हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स। ठीक है, इनके लिए होता है। तो इसमें ना कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे कि जॉइंट कमीशन है या एजेंसी बेस्ड क्वालिटी एश्योरेंस है। ये सारी चीज़ें हैं जो क्वालिटी को बताती हैं। ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ आता नहीं है। नेक्स्ट हम कम्युनिकेशन प्रोसेस पे आ जाते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है उसमें हमारी चीज़ें जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसमें हमें क्या चाहिए, हमें एक सेंडर चाहिए, एक मैसेज चाहिए जिसे हम भेजना चाहते हैं, एक रिसीवर चाहिए जो उसको ले, और जो एक रिस्पॉन्स चाहिए जो उसको वापस हमें भेजे। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास कौन से, 2 तरह के होते हैं, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसमें हम वर्ड्स को बोल के अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उसमें हम स्पीक कर सकते हैं, मतलब स्पीकिंग आता है, राइटिंग है, या यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड सिम्बल्स हैं, फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं। हियरिंग बहुत एसेंशियल है इसके लिए, मतलब एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के कम्युनिकेशन में। नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है उसमें जो मैसेज है वो वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, बल्कि उन्हें हम अपीयरेंस, बॉडी इमोशंस, यूज़ ऑफ स्पेस, नॉन वर्बल गेस्चर से पता करते हैं। तो ये हमारा आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है। कम्युनिकेशन में कन्फ्यूज़न कहाँ पर अराइज होता है, कम्युनिकेशन में कन्फ्यूज़न वहाँ पर होता है जब एक डिफरेंस होता है वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज जो रिसीव होता है उसमें। हमारे जो ओवर्ट और कोवर्ट के मैसेजेस हैं उसमें कम्युनिकेशन नहीं रहता है, तो उसको हम कन्फ्यूज़न बोलते हैं। नेक्स्ट आप आ जाइए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप जो है वो एक थेरेपेटिक रिलेशनशिप है। इसमें फेजेस होते हैं। जो हमारा फर्स्ट फेज़ आता है वो प्री इंट्रक्शन फेज़ आता है। प्री इंट्रक्शन फेज़ जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है बिफोर द इनिशियल कॉन्टैक्ट। इसमें क्या है, जो नर्स है वो पेशेंट के पास जाने से पहले ही प्री इंट्रैक्शन फेज़ में होती है। मतलब कि वो पेशेंट के बारे में, जैसे ही आप हॉस्पिटल में गए, आपको पेशेंट असाइन हुए, आप क्या करते हैं, उस पेशेंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं, आप पहले खुद के बारे में जानते हैं कि आपको कितने फीलिंग्स, फियर हैं, पर्सनल वैल्यूज़, एटीट्यूड है उस पेशेंट के बारे में। देन आप आइडेंटिफाई करते हो उस पेशेंट को लेकर आपके सारे उसका इन्फॉर्मेशन, उसके आप फाइल पढ़ते हो बैठ के, उस आपको ओवर में जो मिलता है उस पेशेंट से रिलेटेड। आप सेल्फ अवेयरनेस लेकर आते हो कि आपको कैसे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है उस पेशेंट के साथ में। ठीक है, तो आप जो भी इसमें टास्क क्या क्या आते हैं, आपको डाटा गैदर करना है पेशेंट के बारे में, प्लान करना है कि आप फर्स्ट इंटरेक्शन कैसे करोगे उस पेशेंट के साथ में। हमारा जो सेकंड फेज़ आता है वो आता है ओरिएंटेशन फेज़। ओरिएंटेशन या फिर इंट्रोडक्टर फेज़। इसमें क्या होता है, जो नर्स है वो इनिशियली एज अ स्ट्रेंजर है, वो एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बनाना चाहती है, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है। वो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देगी कि वो कौन है और वो वहाँ पर किस पर्पज़ से आई है। वो अपने गोल्स बताएगी कि वो इस गोल से उनके पास आई है और कुछ डिसाइडेड पीरियड के लिए वहाँ पर आई है। वो कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू डिस्कस करेगी कि वो जो भी डिस्कस करेगी या क्लाइंट जो भी उसे बताएगा वो उन दोनों के बीच में कॉन्फिडेंशियल रहेगा। जो टर्मिनेशन का फेज़ होता है, इस नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप को एंड करने का फेज़ है, वो भी इसी फेज़ के अंदर आता है। और ये जो ओरिएंटेशन का फेज़ है, टर्मिनेशन फेज़ भी उसी के अंदर वो उसे बता देते हैं कि हम इस ड्यूरेशन के लिए हैं,
और इस ड्यूरेशन के बाद हम अलग अलग हो जाएंगे, हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। उसके बाद थर्ड हमारा आता है, वो आता है वर्किंग फेज़ आता है। ठीक है, वर्किंग फेज़ में हमारे पास क्या है, जो क्लाइंट है वो डिस्कस करता है अपने एरिया ऑफ कंसर्न क्या है, और जो हम क्लाइंट की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, हम इम्प्लीमेंट करते हैं, एवोलेट करते हैं अपना कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें क्या है, इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो मेनली क्या फील की जाती है, ट्रांसफेरेंस एंड काउंटर ट्रांसफेरेंस फील की जाती है। जो ट्रांसफेरेंस है उसमें क्या होता है, जो स्टाफ है या फिर जो सिस्टर है, वो पेशेंट को अपने किसी रिलेटिव जैसा समझने लग जाती है, कि उसे अगर पेशेंट बहुत बुढ़ा है तो उसे ऐसा फ़ील होता है कि वो उसके पापा जैसे हैं या उसका कोई नोन रिलेटिव जैसे हैं। और काउंटर ट्रांसफरेंस जो होता है उसमें जो पेशेंट है वो स्टाफ को एज अ रिलेटिव समझने लग जाता है। जैसे कि अगर वो सिस्टर बहुत यंग है तो वो उसे अपने बेटी जैसे समझने लग जाएगी। जैसे वो ये बोलेगी, नर्सिंग ऑफिसर को अपने बेटे की तरह देखेगी, बच्चे की तरह देखेगी। तो ये काउंटर ट्रांसफरेंस के अंदर आता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स वर्किंग फेज़ में देखने को मिलती है। सेकंड प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है वो है एंग्जाइटी। जब आप वर्किंग फेज़ में होते हो और पेशेंट से आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो जिससे पेशेंट के अंदर एंग्जाइटी आने लग जाती है धीरे धीरे, वो उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम्स में हमें मेनली क्या करना है, हमें डिस्कस करना, रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। फाइनली हम पहुंच जाते हैं इसके फोर्थ फेज़, दैट इज़ टर्मिनेशन फेज़ में। टर्मिनेशन फेज़ में क्या होता है, एक आई एम सॉरी सॉरी सब कुछ भाग गया। टर्मिनेशन फेज़ में क्या होता है, टर्मिनेशन जो है वो एंड ऑफ थेरेपेटिक रिलेशनशिप है। आपने क्या है, ओरिएंटेशन फेज़ में ही डिसाइड कर लिया था कि आप कुछ टाइम के लिए साथ में हो और बाद में आप लोग टर्मिनेट कर दोगे इस रिलेशनशिप को, जो नर्स और क्लाइंट के बीच में रिलेशनशिप है। इसमें आपके जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव हो जाएंगे, आप उन्हें समराइज़ करोगे, पॉजिटिव अडेप्टिव बिहेवियर दोगे, फीलिंग्स और एक्सपीरियंस जो है वो दोनों शेयर करेंगे। टर्मिनेशन फेज़ में क्या प्रॉब्लम आती है, टर्मिनेशन फेज़ में जो एंग्जाइटी है वो पेशेंट के अंदर हो जाती है। वो उस रिलेशनशिप को एंड नहीं करना चाहता। अगर आप उस रिलेशनशिप को एंड करते हो तो ये पेशेंट के अंदर एंगर क्रिएट करता है। तो ये चीज़ इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मेनली एनपीआर के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, कि एक तो यही कि एनपीआर कैसा रिलेशनशिप है, तो एनपीआर एक थेरेपेटिक रिलेशनशिप है। फिर कितने पार्ट्स होते हैं, इसके स्टेजेस क्या क्या हैं, 4 स्टेजेस हैं, प्री इंट्रैक्शन फेज़ है, ओरिएंटेशन फेज़ है, वर्किंग फेज़ है, देन टर्मिनेशन फेज़ है। जो हमारा टर्मिनेशन फेज़ है वो ओरिएंटेशन फेज़ में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करते हैं, फर्स्ट हमारा जो प्री इंट्रैक्शन फेज़ है, हम उसमें क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, एंग्जाइटी फेस करते हैं, वो भी किसके अंदर, स्टाफ के अंदर एंग्जाइटी फेस करते हैं। डाटा कलेक्ट करना होता है, उसे पेशेंट के बारे में जानना होता है। सेकंड, हम जो वर्किंग फेज, हमारा ओरिएंटेशन फेज़ है, उसमें क्या आ जाता है, टर्मिनेशन भी उसी के अंदर आता है। देन वर्किंग फेज़ होता है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके अंदर हमारी प्रॉब्लम आती है ट्रांसफरेंस की और काउंटर ट्रांसफरेंस की। उसके बाद टर्मिनेशन आता है, टर्मिनेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है एंग्जाइटी, वो भी पेशेंट के अंदर, एंगर वो भी पेशेंट के अंदर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आता है कि आप थेरेपेटिक कम्युनिकेशन को सपोर्ट कैसे करोगे। तो आप थेरेपेटिक कम्युनिकेशन को सपोर्ट कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको आई कांटेक्ट बनाना है पेशेंट के साथ में। आई कांटेक्ट बनाना है, आपको उसका नेम यूज़ करना है रादर देन नेबल्स या फिर रूम नंबर्स, कुछ आप यूज़ नहीं करोगे। आपको उसे प्राइवेसी प्रोवाइड करवानी है। आप जो भी उससे बात करें आपको उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बतानी है। आप उस बात को जाकर किसी और को नहीं बताओगे। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, कि आपने किसी पेशेंट के बारे में देखा, उसकी सारी बातें सुनी और आपने उसका केस किसी और डॉक्टर से डिस्कस करा जो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो आपने ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि आपको पेशेंट को ये दिखाना है कि आप उसके टुवर्ड्स कर्टेसियस, आप जानना चाहते हो उसके बारे में। आपको ना अपने पर्सनल पोजीशंस के बारे में बताना है, उसे एक्सप्लेनेशंस देनी है जो भी वो पूछना चाहता है। उसको इनकरेज करना है पार्टिसिपेट करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिसीजन मेकिंग में टाइम स्पेंड करना है क्लाइंट के साथ। ऑनेस्टी रखनी है, आप भी बात करो, ऑनेस्टी रखो, रिलायबल रहो अपनी बात के लिए। नेक्स्ट हमारा है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। लीडरशिप के ऊपर कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार ही आता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। इसमें लीडरशिप क्या होती है, लीडर क्या होता है, लीडर एक वो बंदा होता है जिसके एक्शंस इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को या फिर ग्रुप को टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक गोल। ठीक है, तो अब इसमें लीडरशिप के टाइप कौन कौन से होते हैं। लीडरशिप के टाइप्स हैं हमारे पास, यहाँ पे है ऑथोरिटेरियन और फिर ऑटोक्रेटिक। ये जो लीडर होते हैं सारा अपना काम खुद करते हैं, ये किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होते, एक पावरफुल रोल लेते हैं और इंटर रिलेट करते हैं। ये लीडर और ग्रुप के बीच में गोल सेट करते हैं, प्लान करते हैं, डिसीजन बनाते हैं और लास्ट में उसे एवेल्यूएट भी करते हैं। सेकंड जो हमारे पास है वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जो होते हैं वो खुद कुछ नहीं करते, वो सारा काम अपना जो है मेंबर से करवाते हैं। वो उसकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ सब कुछ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन चीज़ों को यूज़ करके कलेक्टिव गोल्स बनाते हैं, लॉजिकल इनकरेज करते हैं उनको भी, अपने मेंबर्स को भी पार्टिसिपेट करने के लिए।
थर्ड तरह के लीडर हमारे पास जो आते हैं वो इमोशनल लीडर आते हैं। इमोशनल लीडर जो होते हैं ना वो काफ़ी इमोशनल होते हैं। वो लीडरशिप क्वालिटी के अंदर भी उनके जो टोन है ना लीडर वो रिफ्लेक्ट होती है उसके अंदर। फोर्थ हमारे पास जो आता है लेजस फेरी के टाइप के होते हैं। लेजस फेरी जो होते हैं पैसिव टाइप के होते हैं, उन्हें काम करना पसंद ही नहीं होता। वो सिर्फ क्या करते हैं, एक ऑब्जर्वर का रोल अदा करते हैं, एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर का रोल अदा करते हैं और बहुत ही लिटिल कंट्रोल रखते हैं ग्रुप के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर। उनका इनपुट और कंट्रोल भी बहुत ही मिनिमल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं वो ब्यूरोक्रेटिक लीडर आते हैं। इसमें क्या है, ये एक रिजिड रोल अदा करते हैं, एक फॉर्मल क्राइटेरिया है इनका, और ये इमोशनली अटैच नहीं होते ग्रुप के साथ, और ये भी इंटर रिलेट करने से अवॉइड करते हैं, ग्रुप मेंबर्स के साथ इंटर रिलेट करने से अवॉइड करते हैं। लास्ट जो हमारे पास है वो है चैरिस्मेटिक लीडर। चैरिस्मेटिक जो होता है ये ऊपर में से कोई भी बिहेवियर रख सकता है, लेकिन इस वाले के पास क्या होता है, सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। ये पर्सन को जो हम ऑफर करते हैं, और हमें ऐसे लीडर्स को फॉलो करना चाहिए फ्रिक्वेंटली विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारे पास कितने तरह के लीडर हैं। फर्स्ट हमारे पास जो आता है वो ऑटोक्रेटिक है। ठीक है, ऑटोक्रेटिक लीडर होता है। सेकंड जो हमारे पास लीडर है, सेकंड हमारे पास जो है वो डेमोक्रेटिक है। उसके बाद थर्ड हमारे पास इमोशनल है, लेजिस्फेरी है, चेरिस्मेटिक है और ब्यूरोक्रेटिक है। सारे मैं यहाँ पर लिख नहीं सकती, ठीक है, आप समझ लो, आप समझ जाओ बस। इमोशनल होता है। फोर्थ वन जो हमारे पास है वो लेजिस्फेरी है। ठीक है, मुझे मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। फिफ्थ हमारे पास क्या है, फिफ्थ टाइप का हमारे पास जो है वो ब्यूरोक्रेटिक है। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक है। और सिक्स वाला जो हमारे पास है, सिक्स वन हमारे पास चेरिस्मेटिक है, जिसके अंदर सुपर नेचुरल पावर होती है। याद आ गया, चेरिस्मेटिक सही से लिखती हूँ। ओके, तो हमारे पास 6 तरह के लीडर्स होते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है डेलीगेशन का। डेलीगेशन की डेफिनेशन क्या होती है? डेलीगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ स्पेसिफिक नर्सिंग एक्टिविटी इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन टू अ मेंबर ऑफ नर्सिंग टीम कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म द एक्टिविटी। आपको लाइन समझ नहीं आई हुई? देखो, डेलीगेशन का मतलब होता है हम अपना कोई भी काम किसी एक सिचुएशन में, स्पेसिफिक सिचुएशन में कोई स्पेसिफिक काम किसी और नर्सिंग स्टाफ से कराएं जो उस काम को करने में कॉम्पिटेंट हो। समझ गए आप? इस ट्रांसफ़र ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? डेलीगेशन बोलते हैं। ठीक, तो देखिए स्टेप्स ऑफ डेलीगेशन प्रोसेस के अंदर क्या आता है। स्टेप्स ऑफ डेलीगेशन में क्या है, सबसे पहले हमारे पास अर्जेंसी क्या है, क्यों करवाना चाहते हैं हम। दूसरा कि एबिलिटी कितनी है उस मेंबर के पास जो वो काम करना चाहता है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा जो, अगर हम कोई काम किसी से करवाना चाहते हैं ना, तो उसमें हमारे एक ग्रुप्स डिवाइड किए हुए हैं कि किस सबको अपना अपना काम सौंपा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उस काम को डेलीगेट करवा सकते हैं किसी और से। जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे कि स्टार्ट करें आरएन से। जो प्रोफेशनल आरएन होते हैं, रजिस्टर्ड नर्सेज होती हैं, उनका काम क्या होता है, उनका काम बेस्ड होता है स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट से। इसमें इंक्लूड क्या करता है, असेसमेंट, डायग्नोसिस बना सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं क्लाइंट को, अपना काम डेलीगेट भी कर सकते हैं किसी और को, मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, वह ऑल रूट्स ऑफ द डिलीवरी। ठीक है, आईवी देना है, आईएम देना है, कैसे भी देना है, वो सब कुछ क्या है आरएन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास होती हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो होती है वो लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सेज होती हैं। लाइसेंस वोकेशनल नर्सेज भी होती है जो हेल्प के लिए होती हैं। इनके एक्ट भी क्या होते हैं, नर्सेज प्रैक्टिस एक्ट, स्टेट जो है नर्सेज प्रैक्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग इनके काम डिवाइड किए गए हैं। इनके अंदर क्या आता है, ड्रेसिंग चेंज करना है, कैथेटराइज करना है पेशेंट को, ट्यूब फीडिंग्स देना है, मेडिकेशन देना है, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है, जैसे कि ओरल, टॉपिकल, इंट्रामस्कुलर या फिर सबक्यूटेनियस। ये सारे किसके काम आते हैं, एलपीएनस के आते हैं, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सेज। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास आता है वो आता है अनलाइसेंस्ड एक्टिविट असिस्टिव पर्सनल। जो असिस्टेंट होते हैं ना, जैसे हेल्थ केयर असिस्टेंट भी जिनको बोलते हैं, तो वो हमारे कुछ कुछ वैरायटी ऑफ काम कर सकते हैं। ये सर्टिफाइड नर्स असिस्टेंट हो सकते हैं, पेशेंट केयर असिस्टेंट हो सकते हैं, नर्सिंग अटेंडेंट हो सकते हैं, नर्सिंग एड्स हो सकते हैं, या ऑर्डरली हो सकते हैं। ठीक है, इनसे हम क्या क्या काम करा सकते हैं, जैसे कि बाथिंग करा सकते हैं, पेशेंट को बेड बाथ देना, स्पंज बाथ देना, फीडिंग करवा सकते हैं हम उसकी, टॉयलेटिंग करवा सकते हैं, उसको रिपोजिशन करवा सकते हैं, ट्रांसफ़र करवा सकते हैं यहाँ से वहाँ, कुछ वाइटल साइंस लेने के लिए बोल सकते हैं, सिर्फ वाइटल साइंस। इसके अलावा इनटेक आउटपुट या फिर हाइट और वेट लेने के लिए हम बोल सकते हैं। तो ये काम अगर हम उनसे करवाते हैं तो ये हमारा डेलीगेशन आता है कि हम ये काम उनसे करवा रहे हैं जो कि वो कॉम्पिटेंट है वो काम करने के लिए। आई थिंक मुझे वीडियो यहीं पर ख़त्म करना होगा, वरना बहुत ही लंबी और बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे मैं टॉट स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, बाय बाय।